आज से लगभग 4500 साल पहले इजिप्ट में एक ऐसा अजूबा बनाया गया जो आज के दिन तक लोगों को चौंका कर रख देता है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा 147 मीटर की ऊंचाई पर बना यह इंसानों द्वारा बनाई गई उस समय की सबसे ऊंची चीज थी। करीब 4000 सालों तक इतने भारी भरकम पत्थर इसे बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे कि इस पूरे पिरामिड का वजन 6 मिलियन टन बताया जाता है। दोस्तों, सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि उस समय इसको बनाया कैसे गया होगा, क्योंकि उस जमाने में लोगों के पास ना तो कोई क्रेन थी, ना कोई एडवांस टेक्नोलॉजी थी, ना कोई जेसीबी थी। यहाँ तक कि लोगों के पास ना तो कोई व्हील था, ना कोई पहिए थे। लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने उस समय एक ऐसा मोन्यूमेंट बनाया जो आज के दिन तक खड़ा है। 4500 साल तक कोई बिल्डिंग बनी रहे इतनी जलती हुई गर्मी में, चाहे तूफान आए या बरसात आए। दुनिया में इतनी पुरानी और इतनी बड़ी कोई चीज नहीं है जो आज तक सरवाइव कर पाई हो। तो फिर आखिरकार ये कैसे हुआ? दोस्तों, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में पिरामिड के उस रहस्य को जो आज तक भी देश और दुनिया के तमाम जितने भी वैज्ञानिक के इतिहासकार हैं उनके लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। आज भी एक शोध का विषय बना हुआ है। आज भी इसकी मिस्ट्री को आज भी देश दुनिया के वैज्ञानिक जितने भी हिस्टोरियंस है वो नहीं सुलझा पाए हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा की इस मिस्ट्री को। दोस्तों, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के इतिहास में हम जितना पीछे जाते जाते हैं उतना ही मुश्किल होता जाता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था और कैसे हुआ था और ये कब हुआ था। दोस्तों, एक अनुमान लगाया जाता है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाया गया था साल 2560 बीसी में फेरो खुफू के द्वारा। ये जो एंशिएंट इजिप्ट में जो राजा महाराजा होते हैं उनको हम फेरो कहकर पुकारते थे। दोस्तों, फेरो खुफू की अगर हम बात करें तो हम फेरो खुफू के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। बस हम इतना जानते हैं कि ये 4th राजा थे डायनेस्टी ऑफ द ओल्ड किंगडम ऑफ इजिप्ट के। दोस्तों, इस राजा ने कितने सालों तक इस राज्य पर राज किया था ये आज तक हिस्टोरियंस के लिए एक चर्चा का विषय बना हुआ है। कोई हिस्टोरियन एस्टिमेट लगाते हैं कि कोई कहता है कि लगभग 20 साल, कोई 34 साल बताता है, तो कोई 60 प्लस बताता है। ये जो द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है ये नाइल नदी के किनारे लोकेटेड है वेस्ट बैंक पर। और इसके जैसे ही दोस्तों 2 और पिरामिड है जो कि सेम जगह पर बनाए गए हैं। इन तीनों में जो सबसे बड़ा पिरामिड है वो द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है, जिसे हम द ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू भी कहते हैं। द पिरामिड ऑफ खाफरे जो कि 2nd लार्जेस्ट पिरामिड है। इजिप्ट में कहा जाता है कि ये खुफू के बेटे खाफरे का पिरामिड है। उन्होंने इस पिरामिड का निर्माण करवाया था। दोस्तों, जो तीसरा और सबसे छोटा जो पिरामिड है वो कहा जाता है कि जो खाफरे का जो बेटा था मेनकोर, वो उसने बनवाया था। दोस्तों, ये पिरामिड उस समय में बनाए गए केवल ये इकलौते मॉन्यूमेंट्स नहीं है। इनके अलावा भी द ग्रेट स्प्रिंग्स कई और बेरियल टर्म और कई छोटे बड़े पिरामिड्स है। टोटल बताया जाता है कि 118 पिरामिड्स है, अलग अलग शेप और साइजेस के। इनमें से कई पिरामिड्स टूटकर वेदरिंग की वजह से मलबा हो चुके हैं और बहुत कम अच्छी कंडीशन में बचे हैं। और शायद सबसे अच्छे वेल प्रिजर्व्ड यही 3 पिरामिड्स है, स्पेशली जो द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है वो। दोस्तों, आखिरकार क्या कारण था इन द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा इन पिरामिड्स को बनाने के पीछे? क्या वही कारण जो बहुत से और एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स को बनाने के पीछे था? दोस्तों, इन पिरामिड्स को एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था। ये एक टॉम्ब है। इनके फिरौन्स को यहाँ पर दफनाया जाता था इन पिरामिड्स के अंदर। दोस्तों, जो मिस्र वासी है वो आफ्टर लाइफ में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि मरने के बाद भी जिंदगी खत्म नहीं होती है, बल्कि हमारी मौत के बाद हमारी आत्मा अंडरवर्ल्ड में जाती है, जहां पर भगवान हमारी आत्मा को जज करते हैं। और इनका यह भी मानना था कि जिन लोगों ने अच्छा किया है वो हमेशा जिंदा रहते हैं इस आफ्टर लाइफ में। और इस आफ्टर लाइफ के लिए इसे प्रिपेयर करने के लिए इनके ये राजा, जब इनके फिरोज जिंदा थे तो उनके लिए एक टॉम्ब बनवाते थे। और ये अपने साथ बहुत सा खाना खजाना, ज्वेलरी, फर्नीचर, ये सब कुछ सारी चीजें अपने साथ पिरामिड्स के अंदर रखवाते थे कि आफ्टर लाइफ में ये सब चीजें इनके काम आएगी। इनके मरने के बाद इनकी बॉडीज को मम्मीफाई किया जाता था और वुडन या स्टोन कॉफिंग्स में दफनाकर रख दिया जाता था।
दोस्तों आपके मन में ये सवाल जरूर खड़ा हो रहा होगा कि आखिरकार हमें ये कैसे पता पड़ा कि ये पिरामिड वासी जो थे वो इसी काम के लिए इन पिरामिड्स का निर्माण किया गया था। तो दोस्तों इसके दो प्रमुख कारण हैं। जो पहला कारण है वो दोस्तों ये कि इस जैसे ही और कई पिरामिड्स पर हमें एक कुछ लेख लिखे हुए मिले हैं, इस जैसे कॉपिंग्स पर और इस जैसे ही पिरामिड्स के अंदर टेक्स्ट भी लिखे हुए मिले हैं, जहां पर यह बता रखा है कि ये लोग क्या करते थे। दूसरा जो कारण है वो है दोस्तों कि मेजॉरिटी हिस्टोरिकल पिरामिड्स जो हमने पाए हैं सूडान और इजिप्ट के देशों में, उन्हें दोस्तों टूम्स की तरह ही इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन क्योंकि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा के अंदर इस पिरामिड्स के कोई सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं मिला। दोस्तों इस ग्रेट पिरामिड के अंदर जब आर्कियोलॉजिस्ट गए तो उन्हें सिर्फ 3 रिलिक्स मिले और एक खाली कॉफिन मिला। दोस्तों माना जाता है कि ये जो ताबूत था वो खुफू का था, बाकी और खाना खजाना और ज्वेलरी जो इसके आसपास होना चाहिए था वो माना जाता है कि इतने सालों में कोई उसे लूट कर चला गया होगा। दोस्तों एक बड़ी पॉपुलर थ्योरी जो सुनने में आता है कि ये जो ग्रेट पिरामिड है वो एक पावर प्लांट था जिससे कि बिजली जनरेट हो सकती थी। और जो लोग इस थ्योरी को मानते हैं उनका मानना है कि जो एशियन इजिप्शियन जो लोग थे वो टेक्नोलॉजिकली बहुत ही एडवांस थे, वो पहले ही बिजली बनाना सीख चुके थे। इस थ्योरी के एविडेंस के रूप में क्या बताया जाता है, बहुत पुराने जमाने के आर्ट वर्क दिखाए जाते हैं। इनके पुराने टेम्पल्स की दीवारों पर इस तरीके के कुछ आर्ट वर्क पाए गए जिन्हें देखकर कुछ लोग इन पर कंक्लूजन बल्ब बना रखा। इन्होंने तो पहले ही लाइट बल्ब इन्वेंट कर लिया था और पता नहीं इसके बाद क्या हुआ होगा। और दोस्तों लोगों द्वारा ऐसी थ्योरी जब बनाई जाती है जब उनको पास किसी चीज को लेकर सब्सटेंशियल एविडेंस उनके पास मौजूद नहीं होता है। और अक्सर ऐसी कंस्पिरेशन थ्योरी इतनी अजीबोगरीब होती है कि इनका कोई लॉजिकली सेंस नहीं होता है। अगर लाइट बल्ब सही में एग्जिस्ट करता था एशियन इजिप्शियन के जमाने में तो आज तक उसको लेकर कोई ठोस एविडेंस क्यों नहीं मिला। दोस्तों असलियत में जो ये आर्ट वर्क है वो वास्तव में इजिप्शियन मिथोलॉजी स्टोरी को दिखाता है। इसके अलावा दोस्तों एक और ऐसी पॉपुलर थ्योरी जो बताई जाती है कि ये जो पिरामिड है वो एक अनाज स्टोर करने के लिए एक ग्रेनरी था। इस थ्योरी को प्रपोज किया था अमेरिकन पॉलिटिशियन बेन कार्सन ने सन 1998 में। उनके अकॉर्डिंग ये उनकी पर्सनल थ्योरी है जिसके अनुसार इस पिरामिड को जीसस क्राइस्ट के फादर ने बनवाया था। दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है कंस्पिरेशन थ्योरी बनाने के पीछे की जो कि है पॉलिटिशियन द्वारा रिलीजियस अपीजमेंट, तो ये बात काफी क्लियर है। आज के दिन तक हिस्टोरियन एक दूसरे से काफी सहमत है इस बात पर कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा को एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था। उस समय पर लोगों का मानना था कि जितना आलीशान मकबरा होगा, जितनी चीजें ज्वेलरी और जितना खाना खजाना हम वहाँ पर रखेंगे उतनी ही अच्छी लाइफ बीतेगी हमारे राजा की आफ्टर लाइफ के बाद में। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा जो सवाल ये उठता है कि आखिरकार इन पिरामिड को बनाया कैसे गया होगा। और दोस्तों अगर सही मायनों में देखा जाए तो यही चीज है जो सबसे मिस्टीरियस चीज है इन पिरामिड्स के बारे में। कैसे उस समय के लोगों ने 147 मीटर ऊंची इमारत खड़ी कर दी जिसे इतने बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया है। इन पत्थरों का वजन अपने आप में ही 2.5 टन से लेकर 80 टन तक बताया जाता है। इन पत्थरों को इतनी बारीक तरीके से काटा गया है, इवनली काटा गया है जब कोई पत्थर काटने के लिए कोई टूल भी मौजूद नहीं था। फिर इन पत्थरों को एक के ऊपर एक लगाकर कैसे रखा गया जब ये लोग किसी व्हील पहिए का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। और ये कारनामा उन्होंने कर दिखाया केवल 20 सालों के अंदर। 20 साल टाइम स्पेन बताया जाता है जो कि लगा इस ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा को बनाने में। तो कई थ्योरीज बताई जाती है इसको बनाने को लेकर। इन थ्योरीज के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं इसके सबसे बड़े मिसकॉन्सेप्ट के बारे में जो लोगों के मन में हमेशा होता है इन पिरामिड्स को लेकर। दोस्तों इन पिरामिड्स को लेकर अक्सर कई फिल्मों में बताया जाता है कि इन पिरामिड्स को बनाते वक्त स्लेव लेबर का इस्तेमाल किया जाता था। कई सारे गरीब मजदूर मजबूरी में यहाँ पर काम करने लग रहे थे। दिन रात इनके जो बॉस होते थे वो उन्हें रस्सियों से मारते थे, हंटर्स से उनकी पिटाई किया करते थे। काफी समय तक लोगों को ये लगता था कि इन सिलेबस ने ही इन पिरामिड्स को बनाया है। एक 5th सेंचुरी BC में रहने वाले एक ग्रीक हिस्टोरियंस थे हार्डोडोटस। उन्होंने इस थ्योरी को सबसे पहले सजेस्ट किया था कि इन स्लिप्स ने ही इन पिरामिड्स को बनाया। लेकिन आज के दिन तक हम सब जानते हैं कि ऐसा वास्तव में बिल्कुल भी नहीं था। इन पिरामिड्स को बनाने में जो लोग लग रहे थे वो हाईली स्किल्ड लेबर थे। उन्हें भूखा रखकर मारा पीटा नहीं जाता था बल्कि उन्हें अच्छे से खाना खिलाया जाता था। बल्कि उन्हें इतने अच्छे से खाना खिलाया जाता था कि एवरेज मिस्रवासी जो उस समय रहते थे उनसे भी ज्यादा हट्टे कट्टे और
वेल फेड लोग थे। ये लेबर्स, ये लोग शहरों में रहते थे, कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास। और इसके अलावा अलग अलग सीजन्स में इन्हें अलग अलग कम्युनिटी से सपोर्ट्स भी मिलता था। जैसे कि फार्मर, किसान लोग अगर खेती नहीं कर रहे होते तो वो अपनी फ्री टाइम में कंस्ट्रक्शन साइट पर आकर इनके काम में हाथ बटा दिया करते थे। एक तरीके से पूरे राज्य में रहने वाले लोग एक यूनाइटेड थे इस प्रोजेक्ट के सक्सेस को लेकर। ये लोग अपने राजा में बहुत विश्वास रखते थे। देखा जाए तो 20 से 30 हजार लोग लगे इसके कंस्ट्रक्शन में, जिन्होंने रोज 10-10 घंटे काम किया इस ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा को बनाने के लिए। तो कैसल मटेरियल की बात की जाए तो 5.5 मिलियन टन लाइमस्टोन, 8000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोर्टार का इस्तेमाल किया गया था। ज्यादातर ये पत्थर आए थे आसपास के एरिया से ही, ज्यादा से ज्यादा दूर सार्डन इजिप्ट के रीजन एरिया से, जो कि 800 किलोमीटर दूर था। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिरकार इन पत्थरों को काटा कैसे जाता होगा। कॉपर उस समय सबसे कॉमन मेटल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। जो टूल्स बनते थे वो कॉपर के बनते थे। जो ज्यादा हार्ड पत्थर होते थे ग्रेनाइट के, उन्हें ये तोड़ते थे डोलराइट का इस्तेमाल करके। कई तरीके इनके बहुत ही यूनिक होते थे, जैसे कि ये पत्थरों के अंदर कई क्रैक्स और होल को ढूंढते थे और हथौड़े से उनके अंदर लकड़ी के बने हुए टुकड़े डाल देते थे, जो कि पानी के अंदर शोक किए गए थे। जैसे ही ये पत्थर उस पानी को अब्जॉर्ब करता है, ये जो लकड़ी के टुकड़े हैं जो उसके अंदर डाले हुए थे वो और एक्सपेंड हो जाते थे और वे पत्थर टूट जाता था। लेकिन अगर दोस्तों सबसे बड़े अगर सवाल पर आए कि इन पत्थरों को आखिरकार ले जाया कैसे जाता होगा, कैसे इनको आगे मूव किया जाता होगा। उस समय व्हील कार्स इस्तेमाल नहीं किए जाते थे, तो कोई गाड़ी सी मशीन भी नहीं थी कि नीचे पहिए लगाए और उस पर पत्थर डाला और हिलाकर लेकर चले गए। सबसे प्लाजिबल थ्योरी है यहाँ पर, ये इतनी दूर से पत्थरों को लाने के लिए एक राफ्ट सी बनाते थे जो कि नदी में तैरती थी। उसके बाद जब पत्थर पिरामिड के पास आ गया, एक के ऊपर एक पत्थर रखने के लिए ये सेलाजेस का इस्तेमाल करते थे। गीली मिट्टी में ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है जो कि रिसेंटली पता चली है। 2014 में एक स्टडी करी गई थी और इस थ्योरी का बेसिस है वास्तव में एक पेंटिंग जो कि पाई गई थी हुत्ती है के टेप के टोम्ब पर। यह टुम्ब काफी बाद का है, 1900 BC का है, लेकिन इस पेंटिंग में आप देख सकते हैं कि 170 लोग एक स्टैचू को घीस कर ले जा रहे हैं एक सेलेज पर और रस्सियों का इस्तेमाल कर रहे हैं इतनी भारी चीज को खींचने के लिए। दोस्तों अगर आप इस पेंटिंग को ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि कैसे एक व्यक्ति स्टैचू के सामने पानी गिराने को लग रहा है रेत के ऊपर। शुरू में आर्कियोलॉजिस्ट को ये लगा कि शायद कोई ये रिचुअल तरीका होगा ट्रेडिशनल पानी गिराने का, लेकिन जब फिजिस्ट डेनियन बोन और उसकी टीम ने इसे टेस्ट आउट किया तो पता चला कि रेत में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पानी मौजूद होगा तो जमीन पर और जमीन पर घिसने वाली चीज का जो फ्रिक्शन है वे काफी हद तक खत्म हो जाता है। ये रेशो काफी बारीक है, कम से कम 2 में से 5 पर। अपनी सैंड में इसकी मदद से गीली रेत में चीजों को ड्रग करना काफी आसान हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगला सवाल ये उठता है कि मान लेते हैं कि इन पत्थरों को इधर उधर धक्का मारकर रेत में गीला करके रथ में ले जाया जा सकता है, लेकिन दोस्तों इन पत्थरों को एक के ऊपर एक कैसे रखा जा सकता है, कैसे रखा गया होगा। इतने भारी पत्थरों को कैसे उठाया जाए बिना मशीन का इस्तेमाल किए। अब आमतौर पर पुलिस का एक सिस्टम बनाया जा सकता है इन पत्थरों को उठाने के लिए। लेकिन दोस्तों मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जो व्हील था उस समय 4th डायनेस्टी के अंदर ये व्हील एडजस्ट नहीं करता था। इजिप्ट में एग्जिस्ट करता था लेकिन केवल उससे पोट्री के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। तो इसका जवाब है यहाँ पर रेम्स का एक बड़ा ही अनोखा सिस्टम बनाया गया। साल 2015 में फ्रेंच और इंग्लिश आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने 4500 साल पुराने एक वुडन रेम्स को अनकवर किया एक कवारी से। तो स्कॉलर्स ने कहा कि इस तरह का रैम्प बनाया गया होगा उस समय पर, जो कि एक स्ट्रेस लाइन पर स्लोप था। ग्राउंड से लेकर टॉप तक इस स्लोप पर पत्थरों को धक्का मारने के लिए इन्होंने एक सिस्टम का यूज किया, जहां पर इन्होंने कई लकड़ियों के डंडे गाड़ दिए इसके आसपास। फिर उन्होंने रस्सियों का इस्तेमाल किया उन डंडों के अराउंड इन पत्थरों को खींचने के लिए, कुछ इस तरह का कि जैसा कि आप इस आर्ट वर्क में देख सकते हैं। सजेस्ट किया सिजिस्ट जोसेफ वेस्ट के द्वारा साल 2014 में। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पिरामिड्स का हर एक लेवल कंप्लीट करने के बाद इन्होंने एक नया स्लोप बनाया होगा, और ताकि स्लोप का एंगल ज्यादा नहीं हो इसलिए ये स्लोप को पीछे ले गए होंगे, यानी कि स्लोप को ज्यादा पीछे से शुरू कर बनाना ताकि ज्यादा टिल्ट ना आए उस स्लोप में। इसके अलावा एक दूसरी थ्योरी कहती है उन्होंने एक लीवर सिस्टम
का इस्तेमाल क्या होगा पत्थरों को एक के ऊपर एक रखने के लिए। ड्राइंग्स में देखिए कि किस तरीके से ये काम करता है। बेसिकली एक मिडिल पॉइंट ले लिया जिसकी हाइट थोड़ी ज्यादा हो और उसके ऊपर एक डंडा गाड़ दिया और डंडे के दूसरी ओर कुछ वजन डाला और फिर उसको घुमाकर ऊपर की ओर मूव कर दिया। स्कॉलर का मानना है कि एक ऐसा ही एक सिमिलर सिस्टम जिसका नाम इन्होंने दिया शादूफ, इजिप्ट में एग्जिस्ट करता था। हजारों सालों से ये लोग मैग्नीशियम का पानी निकालने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। नील नदी से ये लोग अपने खेतों को इरिगेट करने के लिए। दोस्तों ये दोनों थ्योरी सुनने में काफी अच्छी लगती है, लेकिन समस्या आ जाती है कंस्ट्रक्शन के टाइम पर। हम जानते हैं कि पिरामिड्स को 20 सालों के अंदर अंदर कंप्लीट किया गया था। अब 20,000 लोग अगर एक एक करके पत्थर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो हर 3 मिनट में एक एक पत्थर यहाँ पर प्लेस किया जाना चाहिए, साल के हर एक दिन, जो कि काफी अविश्वसनीय लगता है कि इन लोगों ने इतनी स्पीड से काम किया होगा। वास्तव में दोस्तों यही वो कारण है जो आज के दिन तक ये चीज एक मिस्ट्री बनी हुई है। ये दोनों थ्योरी सुनने में ठीक लगती है, लेकिन ये पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं करती है कि वास्तव में क्या हुआ होगा। यहाँ पर हम जानते हैं कि शुरू की जो कुछ पिरामिड्स की लेयर्स है बिना किसी मोटार यानी कि गारा से प्लेस किया गया था, लेकिन ऊपर की लेयर्स में जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है स्ट्रक्चर की, और यही कारण है इतने सालों में कहीं भूकंप आ गए, अर्थक्वेक भी आए, फिर भी आज के दिन तक ये द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा आज तक खड़ा है। जैसे इस मोटार के बारे में भी एक मिस्ट्री है। साइंटिस्ट ये जरूर जानते हैं कि मोटार में इसकी एग्जिट केमिस्ट्री क्या है, लेकिन साइंटिस्ट इसको दोबारा बना नहीं पाए हैं। इस पिरामिड की जो बाहर की लेयर्स थी वे बड़े ही फाइन व्हाइटिश लाइमस्टोन से बनी थी, जिसका मतलब ये है कि जब भी यहाँ पर सनलाइट आती थी तो ये सारे पिरामिड बहुत ही ज्यादा व्हाइट तरीके से चमकते होंगे। ये एक ऐसी चीज है जो हजारों सालों के बाद टूट गई है। ये जो बाहर की लेयर है वो बर्न ऑफ हो चुकी है खुफू का पिरामिड्स के ऊपर से, लेकिन खाफरे के पिरामिड्स के ऊपर अभी भी आप इस लेयर्स को देख सकते हैं। इस लेयर को इसके कंस्ट्रक्शन से आगे बढ़कर इसके डिजाइन पर आए तो ये बड़ी ही फेस टिकट है। क्या आप जानते हैं कि इन पिरामिड को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इनकी चारों डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट में एग्जैक्ट पॉइंट करती है। ऑलमोस्ट यही मान लो कि बड़े ही एक्यूरेट तरीके से चारों डायरेक्शन की ओर ये पॉइंट कर रहे हैं। दोस्तों कैसे हो सकता है ये? उस समय कोई कंपास भी मौजूद नहीं था, कोई एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, कोई जीपीएस सिस्टम भी नहीं था। तो एक बार फिर रिसर्च ने अपनी थोरेट्स प्लेनेस देने की कोशिश करी कि इजिप्शियंस लोगों ने इतना हाई लेवल प्रिसिशन कैसे अचीव किया। एक पॉपुलर थ्योरी जो इसको लेकर बताई जाती है ऑटम इक्विनोक्स की, कि जब धरती का टिल्ट इस तरीके का हो जाता है कि दिन और रात एग्जैक्टली इक्वल होते हैं, जमीन पर पड़ने वाली शेडो एक स्ट्रेट लाइन में होती है, तो ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन की अगर इजिप्शियन ने इस तरीके का इस्तेमाल किया था तो डिग्री ऑफ एरर इनकी कैलकुलेशन में आया था। वह डिग्री ऑफ एरर इसकी शेडो में भी था। जब ऑटम इक्विनोक्स होता है तो दूसरी थ्योरी ये बताई जाती है कि कंस्टेलेशन को लेकर जो आसमान में तारे हैं उनकी डायरेक्शन को देखकर इन इजिप्शियंस ने अपने डिजाइन को अलाइन किया। 1989 में रॉबर्ट बोबल एक ऑथर इजिप्टोलॉजी एंथियास, इन्होंने अपनी ओरियन को एक रिलेशन थ्योरी बनाई। इन्होंने बताया जो 3 पिरामिड ऑफ गिजा है वे एक्चुअली में जो ओरिएंट बेल्ट के जो तारे हैं उनके 3 तारों के स्ट्रेट लाइन में अलाइड है। इनका एंसीटाइट करते थे उनके अकॉर्डिंग। वे अपने क्रॉप्स को भी सर्टेन अलग अलग टाइम पर हार्वेस्ट करते थे। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये एक फ्रिज थ्योरी है। फ्रिज का मतलब होता है जो मेन स्ट्रीम ना हो। कुछ पॉइंट जो इस थ्योरी के खिलाफ दिए जाते हैं कि ये तीनों पिरामिड एक टाइम पर नहीं बनाए गए थे, ये तीनों पिरामिड्स एक टाइम पर प्लान नहीं किए गए थे। 1999 में एस्ट्रो एनर्जी में जब इसको टेस्ट आउट किया गया और ओरियन कंसेक्शन तारों को देखा तो पता चला कि एग्जैक्टली ये पिरामिड अलाइन नहीं करते हैं। इतने हजारों सालों बाद इन तारों की अलाइनमेंट वे सेम तरीके से नहीं है जो आज के दिन हम यहाँ पर देखते हैं। दोस्तों हाल ही में मिस्र के प्रवेश अधिकारियों ने इस 4500 साल पुराने द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा के मुख्य द्वार के पास एक 9 मीटर 30 फीट लंबा एक गलियारा खोजा गया है और इसके आगे भी कई खोज हो सकती है। पिरामिड के भीतर की ये खोज स्किन पिरामिड परियोजना के तहत की गई थी। दोस्तों उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको इस मिस्टीरियस पैलेस के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, काफ़ी कुछ आपकी नॉलेज में वृद्धि हुई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही हमारे कोई ऐसी मिस्टीरियस या कोई ऐसी एजुकेशनल वीडियो आए तो आपके पास तुरंत से इसका नोटिफिकेशन चला जाए।
तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक ही। जय हिंद।